जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, साइंस के टॉप मोस्ट प्रश्नों की बात करेंगे अपन। विज्ञान यानी साइंस के जो आपके 5 प्रश्न आने वाले हैं साथियों, इन 5 प्रश्नों की आज अपन खुलकर बात करने वाले हैं। संपूर्ण विज्ञान मैराथन क्लास की बात करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, चाहे वो प्रकाश का परावर्तन हो, धातु अधातु हो, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो, अपशिष्ट प्रबंधन, मानव रोग, मानव तंत्र और आनुवांशिकी। साथियों सभी टॉपिकों के टॉप मोस्ट यहाँ पर प्रश्न में लेकर के आया हूं साथियों। टॉप मोस्ट प्रश्न यहाँ पर है, टॉप एमसीक्यू, इनसे बाहर जाने की संभावना बहुत कम रहेगी साथियों। आपने देखा होगा कि अपनी क्लास से, चाहे वो कंप्यूटर की क्लास हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे साइंस की हो, एज इट इज साथियों यहाँ पर सवाल मिल रहे हैं आपके। जो एग्जाम हुआ है अभी कौन सा, राजस्थान पुलिस का, वहां एज इट इज संख्याएं गणित की जरूर चेंज हुई है, लेकिन सवाल वो के वही है साथियों, तरीके वो के वही है, बस संख्याओं का थोड़ा सा खेल है साथियों। तो आपको भी इस क्लास के लास्ट तक बने रहना मेरे भाइयों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास साथियों। सबसे पहला सवाल देखिएगा, हीरे की चमक, हीरे की चमक का प्रमुख कारण क्या है। हीरे की चमक का प्रमुख कारण क्या है साथियों। हीरे की जो चमक है उसका प्रमुख कारण क्या रहेगा। हीरा जो चमकता है ना साथियों, उसका प्रमुख कारण क्या है। क्या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, क्या व्यक्तिकरण है, क्या ध्रुवण है, या अपवर्तन है। इनमें से कौन सा इसका प्रमुख कारण हो जाएगा। तो साथियों बात करें जहां कहीं भी चमकना शब्द हो, पहली बात तो वो किसका उदाहरण है, परावर्तन का उदाहरण है। परावर्तन, यहाँ अपवर्तन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चमकना का मतलब है अपनी रोशनी गई साथियों, टकराकर वापिस उस सतह से टकराकर वापिस जा रही है, तो इस घटना को अपन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जबकि अपवर्तन के अंदर ये होता है कि अपनी रोशनी जो है वो आंखों के अंदर चली जाती है, तो उसको कहते हैं अपन अपवर्तन मेरे भाइयों। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवण और अपवर्तन, अपवर्तन के अंदर तो क्या होता है साथ में, जैसे ये प्रकाश की रोशनी, इसको इस तरह से जाना चाहिए था लेकिन ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश की आपतित किरण सतह से टकराकर वापस उसी सतह में वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं मेरे भाइयों। अगली क्लास देखो, अगली एक सवाल है साथियों, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है साथियों। अच्छा यहाँ पर एक सवाल रह गया, सेकंड सवाल रह गया साथियों बीच में। तो किस, यहाँ पर सवाल साथियों, सेकंड सवाल जो था वो था कि पानी की बाल्टी में, पानी की बाल्टी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, हुआ प्रतीत होता है। पानी में रखी हुई बाल्टी किसके कारण होता है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर आपके वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके कारण ऐसा होता है साथियों, अभी अपन ने बात करी थी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है प्रकाश की किरण, तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अर्थात मैं हवा से पानी की बाल्टी दूसरे माध्यम पानी में जब देख रहा हूं तो वो सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा ही उदाहरण बनता है साथियों की जब पानी के गिलास में रखी पेंसिल तिरछी दिखाई देती है, तो वो भी किसका उदाहरण है साथियों, आपके अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। साथियों जितने भी प्रश्न है अपन ने हैंडमेड बनाए साथियों, हाथ से बनाए हुए प्रश्न है पूरे के पूरे। ये इसलिए ऐसा हुआ कि अपन ने किसी को जो पीपीटी के लिए दी तो उन्होंने समय पर तैयार नहीं करी, तो अपन ने कहा कि भाई नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चों के लेट नहीं होने चाहिए, अपन ने हाथ से ही लिख दिए पूरे प्रश्न। हाथ से लिखे, मेहनत जरूर लगी है साथियों, लेकिन अपन भी चाहते हैं कि आपका भला हो, लेट नहीं हो बिल्कुल भी, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं, दिन बहुत कम बचे। आज 14 तारीख हो गए, मात्र 5 दिन का शेष समय है साथियों। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक किसका होगा साथियों। साथियों अगर मैं बात करूं श्वेत प्रकाश की किरण को जब अपन प्रिज्म में से गुजारते हैं तो कितने रंगों में विभक्त होगी साथियों, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में विभक्त होगी, 7 रंगों में। इस 7 रंगों के अंदर साथियों क्रम याद रखना, विबग्योर, VIBGYOR, ये जो रेड कलर है ये इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी साथियों, बहुत ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए लाल कलर है वो सबसे दूर से पहचाना जाता है, और खतरे का निशान भी क्या होता है, लाल होता है। निम्नांकित चित्र में कोण आई बराबर 44 डिग्री है, ये कोण है जो साथियों, ये कोण दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 44 डिग्री है। प्रकाश की किरण है, आई है, और ये कोण कितना दे रखा है आपको, 44 डिग्री। साथियों अभी अपन ने बात करी थी पहले प्रश्न के अंदर
कि प्रकाश की किरण जितने डिग्री से आएगी ना उतने पे ही वापस जाएगी मेरे भाइयों, जितने पे आएगी उतने पे ही वापस जाएगी। अर्थात अगर ये 44 पे आ रही है तो 44 पे ही वापस जाएगी साथियों। कितने पे वापस जाएगी? 44 डिग्री पे ही जाएगी साथियों। इसको परावर्तन का सेकंड लॉ कहते हैं, सेकंड लॉ। परावर्तन का क्या कहते हैं? सेकंड लॉ। कोण आई का मान बराबर होगा किसके? कोण आर के मान के बराबर होता है। ये सेकंड लॉ के अनुसार ऐसा होता है मेरे भाइयों। अगले प्रश्न की तरफ चले। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? साथियों अंतरिक्ष में जो है वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होगा इसलिए वहां पर जो व्यक्ति खड़ा है या वहां पर जो अंतरिक्ष में कोई भी हो उसको जो पृथ्वी दिखाई देगी, आकाश दिखाई देगा, वो हमेशा कैसा होगा? काला दिखाई देगा। हमेशा कैसा दिखाई देगा? काला, क्योंकि वहां पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के आगे साथियों निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन यानी कि साथियों अगर मैं बात करूं वह परिवर्तन जो क्या हो, स्थायी हो या अस्थायी हो? अस्थायी। अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनी है तो इस दूसरी से वापस ये पहली बन जाएगी। तो एक वस्तु पहली से सेकंड वस्तु बन गई तो सेकंड से भी वापस पहली वस्तु बन जाएगी। इस घटना को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है साथियों। जैसे रसोई गैस का बनना, ये तो हो जाएगा आपके रासायनिक। दूध फट गया तो क्या वापस दूध बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते? ये रासायनिक परिवर्तन। जल में चीनी घुल गई तो चीनी को आप वापस जल से अलग कर सकते हो। भोजन पच गया तो क्या पचे हुए भोजन को वापस भोजन बना सकते हैं? नहीं साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है साथियों? स्थायी परिवर्तन। क्या क्या? अस्थायी, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन हो जाएगा साथियों। अगला देखो, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा? जैसे भौतिक का पूछा वैसे ही पूछ लिया, रासायनिक परिवर्तन कौन सा होगा? बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल गई उससे वापस बर्फ बना सकते हैं साथियों, ये तो भौतिक हो जाएगा। चीनी का पानी में घुलना, ये भी क्या है? भौतिक है। पानी का उबलना, पानी उबला फिर इसको वापस शांत कर दिया फिर उबाल लिया चाहे, तो ये तीनों के तीनों भौतिक है। लकड़ी अगर एक बार जल गई तो साथियों ये वापस लकड़ी नहीं बन सकती। ये परिवर्तन क्या होता है साथियों? स्थायी परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? स्थायी होता है। अगला देखो, मैंने भौतिक और रासायनिक के सब कुछ यहीं पे लिख लिए साथियों। भौतिक के और रासायनिक के सीधे सीधे यहीं पे उदाहरण लिख लिए कि अगर फल पक रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। दूध का जमना या फटना, इससे वापस दूध बना सकते क्या? नहीं बना सकते, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है साथियों। लोहे का में जंग लगना, लोहे में जो जंग लगती है वो भी किसका उदाहरण है मेरे भाइयों? आपके रासायनिक परिवर्तन का है। मोमबत्ती का जलना साथियों विवादास्पद प्रश्न है। कई किताबों में इसको साथियों भौतिक कह रखा है, कई किताबों में रासायनिक कह रखा है। जहां से अपन ने प्रश्न लिया है साथियों वहां पर इस प्रश्न को दोनों मान रखा है और होता भी दोनों ही है साथियों। भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है। आप कंफ्यूज, सीधा से यही प्रश्न पूछते हैं बच्चे कि सर ये बताओ मोमबत्ती का जलना, जलना तो सर रासायनिक होता है, तो मोमबत्ती भी तो जल रही है। अरे जल रही है फिर बुझा दी, फिर जला दी, फिर बुझा दी, फिर साथियों इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? रासायनिक और भौतिक दोनों। भोजन का पचना, भोजन पच गया तो इससे वापस भोजन नहीं बना सकते। फटाके जल गए तो वापस फटाके नहीं बना सकते। भौतिक का मतलब ये क्या होता है साथियों? आपके स्थायी नहीं होकर के क्या है? अस्थायी। बर्फ पिघल गई तो इससे वापस बर्फ बना सकते हैं। मोमबत्ती पिघल गई तो इससे वापस मोमबत्ती बना सकते हैं। पानी का जमना तो बर्फ बन गया तो वापस बना सकते हैं। पानी का उबल रहा है तो इसको शांत करके वापस। जल में चीनी का घुलना, ये सब क्या है साथियों? भौतिक परिवर्तन है। साथियों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइएगा। क्लास को क्या करना साथियों? ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगला देखिएगा, प्रकृति में मुफ्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जो मुफ्त पाई जाती है, किसी के साथ में नहीं होती है। जैसे कि साथियों बहुत सारी धातुएं हैं जो दो धातुएं साथ में होती है या तीन धातुएं साथ में होती है, उनसे फिर अपन अलग धातु करते हैं। जैसे पित्तल की बात करें, पित्तल पी ता जी, तांबा और जिंक के मिश्रण होता है पित्तल में। तांबा और जिंक के मिश्रण से क्या बनती है? पित्तल बनती है। तो मुफ्त अवस्था में किसी का कोई सहारा नहीं लेने वाली एकमात्र धातु है साथियों सोना। सोना क्या होती है साथियों? आपके प्रकृति में मुफ्त अवस्था में पाई जाती है। मोती संगमरमर का मुख्य रूप से, साथियों ध्यान देना, ये पीपीटी बनाने के लिए अपन ने 3 दिन 4 दिन पहले दी थी अगले को, लेकिन साथियों नहीं बन पाई। तो साथियों ये प्रश्न आज आपके 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है साथियों। इसमें राजस्थान पुलिस के अंदर ये प्रश्न आया है साथियों। राजस्थान पुलिस की फर्स्ट पारी के अंदर, फर्स्ट पारी यानी 14 तारीख को फर्स्ट पारी के अंदर ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है साथियों। है जैसे
मैंने लिखा था मोती संगमरमर, उन्होंने साथ में और एक नाम और ऐड कर रखा है कि मोती संगमरमर मुख्य रूप से किन से बना हुआ होता है साथियों, मोती हो गया, संगमरमर हो गया साथियों, सीधी सी सफेद चीज होगी ना वो हमेशा कैल्शियम से बनी होगी। लेकिन सर यहाँ तो कैल्शियम के 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है मोती संगमरमर, मुख्य रूप से किससे बना होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से भाइयों। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, धातु देखिएगा साथियों हमेशा ठोस स्थिति में होती है, लेकिन अपवाद होते हैं जिन अपवादों के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। धातु हमेशा ठोस में होती है, लेकिन ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर क्या हो साथियों, द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी हो जाएगा आपके, मरकरी, इसको कहा जाता है पारा, इसी को कहा जाता है Hg। साथियों तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, इसी एक के ही नाम है। सर्वाधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है, सर्वाधिक विद्युत चालक धातु जिसमें सबसे ज्यादा करंट आता है मेरे भाइयों, सीधा सा ध्यान रखना, लोहा, लोहा होता है करंट का, लेकिन इससे भी ज्यादा धातु ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा जो विद्युत की सर्वाधिक चालक होती है, तो साथियों कौन हो जाएगा, चांदी। सर्वाधिक चालक धातु कौन सी हो जाएगी, चांदी हो जाएगी। अब ये मत कहना सर लोहा भी तो है, इसने पूछा सर्वाधिक पूछा साथियों, सर्वाधिक पूछा है। पित्तल एक मिश्रित धातु, अभी अपन ने बात करी थी पित्तल का, पी-ता-जी, पी से हो जाएगा पित्तल, ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जिंक मेरे भाइयों। पित्तल, तांबा और जिंक। पित्तल किससे बनती है, तांबा और जिंक से। तांबा का मतलब कॉपर कह सकते हैं और जिंक हो गया साथियों, कॉपर और जिंक से मिलकर के क्या बनती है, पित्तल बनती है। सीधा सा तरीका याद रखना, पी-ता-जी। अगला सवाल देखिएगा सर, जो सवाल शायद कुछ एक सवाल ऐसे हैं जो शायद हटे हुए हैं, क्या चक्कर है, हट गए शायद साथियों, अभी देख लें कौन कौन से हटे अपने। अगला अनुवांशिकी, वंशागति के नियम दिए, किसने दिए साथियों, वंशागति के नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए हैं साथियों। इन्होंने क्या करा, उद्यान मटर के ऊपर क्या करा है साथियों, इन्होंने उद्यान मटर के ऊपर खोज करी है, क्योंकि उद्यान मटर में क्या पाए जाते हैं, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, ये भी मोस्ट है साथियों, विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, कितने जोड़ी, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्होंने उद्यान मटर को ही चुना। अब सवाल ये बनता है उद्यान मटर को ही क्यों चुना साथियों, ये 1 वर्षीय पादप है, 1 वर्ष के अंदर इसके पूरे रंग रूप दिख जाएंगे आपको, फल भी दिख जाएगा, फली भी दिख जाएगी, कौन सी बीमारी हो रही है। कि अगर वो आम का पादप चुन लेता साथियों बहुत साल लग जाते, इसलिए इन्होंने क्या करा, उसके उद्यान मटर को चुना है। मानव नर में गुणसूत्र कितने होते हैं, मानव नर में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं मेरे भाइयों। 44 गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, क्या होते हैं, 44 गुणसूत्र एक से होते हैं, लेकिन उसके बाद में एक होता है एक्स और एक होता है वाई साथियों, एक्स और वाई। अगर वो नर है, नर का पूछा साथियों, नर है तो देखिएगा नर और मादा दोनों का अलग अलग है, नर और मादा। 44 तो दोनों के अंदर होते हैं मेरे भाइयों, 44 तो क्या है, दोनों के अंदर है, 44 तो क्या दोनों के अंदर है, एक्स भी दोनों के अंदर है। लेकिन अगर वो नर है तो उसके वाई गुणसूत्र पाया जाएगा और मादा है तो उसके एक्स गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो 44 एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई पाया जाएगा साथियों। देखिएगा 44 प्लस एक्स एक्स को भी ऑप्शन है, ये आपके कहलाएगी मादा, ये क्या कहलाएगी, मादा कहलाएगी। और 46 और 2 तो ये तो 48 हो गए साथियों, नर और मादा का सीधा सीधा याद रखना। अगला प्रश्न, लड़का होगा या लड़की, ये निर्भर किस पर करता है साथियों, लड़का होगा या लड़की। साथियों देखिएगा 44 गुणसूत्र तो है जैसे हैं, एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं नर के अंदर, किसमें होते हैं, नर में, और मादा के अंदर क्या होंगे साथियों, 44 और साथ में होंगे, इसको प्लस कर देंगे एक्स और एक्स। साथियों अब ध्यान देना, जिसके अंदर वाई गुणसूत्र होगा उसी की वजह से संतान का लिंग निर्धारण किया जाता है। संतान का लिंग निर्धारण हमेशा पुरुष के द्वारा होता है, क्योंकि पुरुष के अंदर वाई गुणसूत्र होता है, और जिसमें वाई गुणसूत्र होगा वही क्या करेगा, इसमें लिंग निर्धारण करेगा कि माता के द्वारा होगा या पिता के द्वारा, कि लड़का होगा या लड़की, ये डिसाइड कौन करता है, पिता के द्वारा किया जाता है, क्योंकि पिता के अंदर कौन सा गुणसूत्र है भाइयों, वाई गुणसूत्र है। अगला, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है साथियों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, कोशिका पूछा मेरे भाइयों, कौन सा पूछा, कोशिका। तो कोशिका कौन सी हो जाएगी, तंत्रिका कोशिका साथियों, जो अपने मस्तिष्क से जुड़ी हुई है ना, न्यूरॉन्स कहते हैं जिनको, न्यूरॉन्स यानी कि साथियों तंत्रिका, तंत्र न्यूरॉन्स होता है, वो क्या कहलाएगी आपके तंत्रिका सबसे लंबी कोशिका। और एक होता है सबसे बड़ी कोशिका, एक सबसे छोटी कोशिका, लेकिन साथियों यहाँ क्या पूछा है, सबसे लंबी कोशिका मेरे भाइयों। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है साथियों, जैसे ये अपना मस्तिष्क होता है,
इसके अंदर मैं बात करूं साथियों, यहां पर ये तो कहलाएगा आपका अनुमस्तिष्क, जो आपको सीधी रेखा में चलाने करने का कार्य करेगा। ये पूरा का पूरा भाग साथियों जो होता है आपका, ये कहलाता है प्रेमस्तिष्क। क्या कहलाएगा? प्रेमस्तिष्क कहलाएगा। और ये प्रेमस्तिष्क ही क्या करता है साथियों? स्मृति, सोचने समझने, किसके? सोचने समझने और बुद्धि के जो केंद्र होते हैं ना मेरे भाइयों, बुद्धि के जो केंद्र होते हैं वो सब किसमें पाए जाते हैं? आपके प्रेमस्तिष्क के द्वारा पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? प्रेमस्तिष्क में। यकृत को क्या कहते हैं? शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला, रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है भाइयों। क्या कहा जाता है? रासायनिक प्रयोगशाला शरीर की। थैलेमस और पोन्स ये भी मस्तिष्क के ही पार्ट है मेरे भाइयों। मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? मनुष्य नेत्र में किस भाग का आप दान कर सकते हो? इतना सा समझो, दान करते समय मनुष्य की आंख का कौन सा पार्ट दान किया जाता है? ये सवाल है साथियों। मनुष्य क्या संपूर्ण नेत्र को दान करेंगे क्या? जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वो तो इसी पे टिक करेंगे, लेकिन साथियों ऐसा नहीं होता है। पूरी की पूरी आंख दान नहीं की जाती है। जो मानव का जितना भी पूरा चित्र वगैरह बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन भाइयों इसको दान नहीं किया जाता। कॉर्निया का दान होता है। किसका दान होता है? कॉर्निया का दान होता है। रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनता है मेरे भाइयों, लेकिन दान किसका किया जाएगा? आपके कॉर्निया का किया जाएगा। मायोपिया किस रोग का नाम है साथियों? इंपॉर्टेंट है आपके। मायोपिया रोग किसका नाम है साथियों? मायोपिया रोग है आपके साथियों किसका? निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है मेरे भाइयों? निकट की तो साफ दिख रही है, निकट दृष्टि दोष ऐसा लग रहा है निकट की, लेकिन निकट की वस्तुएं साफ दिख रही है मेरे भाइयों। दूर की वस्तुओं की अगर मैं बात करूं, दूर की साफ नहीं दिख रही है, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती है। अब नाम निकट है और एक दूर दृष्टि दोष भी है। नाम बड़ा है, नाम छोटा है, तो इसमें बड़ा वाला लेंस अवतल लेंस काम में आएगा, अवतल लेंस काम में आएगा। और इसका नाम छोटा है तो इसमें कौन सा आ जाएगा? उत्तल लेंस काम में आ जाएगा। साथियों इतना सा ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष में नाम बड़ा है तो अवतल लेंस काम आएगा, दूर दृष्टि दोष में नाम छोटा है तो छोटा वाला लेंस यानी उत्तल लेंस काम में आएगा। निकट दृष्टि दोष 3 अक्षरों का नाम है तो इसमें 4 अक्षरों वाला अवतल लेंस काम में आएगा। दूर दृष्टि 2 अक्षरों का नाम है तो इसमें सिर्फ 3 अक्षरों वाला उत्तल लेंस काम में आएगा मेरे भाइयों, इससे बचने के लिए। तो मायोपिया हो गया। अब है एक, इसी को एक इंग्लिश नाम और है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया किससे संबंधित होता है साथियों? सॉरी, दीर्घ से होता है। किससे हो जाएगा? आपके दूरदृष्टि से हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष से संबंधित होता है हाइपरमेट्रोपिया साथियों। याद रखना, मेट्रो मेट्रो क्या होगी? मेट्रो दूर है आपसे, मेट्रो क्या है? दूर है मेरे भाइयों। अगला देखो, हमारे शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है साथियों। अपने शरीर में एक भाग होता है, जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं, अमाशय है, अमाशय के यहां पर पीछे की तरफ होता है एक पार्ट जिसको कहते हैं अपन अग्नाशय। क्या कहेंगे? अग्नाशय। इस अग्नाशय की मैं बात करूं साथियों, अग्नाशय के अंदर एक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और यही इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? अपने शरीर में शुगर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। बीपी, आपका जो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर साथियों, बीपी सॉरी, शुगर को इंग्लिश में कहा जाता है आपके शुगर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? शायद माइंड से निकल गया है अभी तो शब्द, उसको इंग्लिश में कहा जाता है जैसे इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, मधुमेह, डायबिटीज को कंट्रोल करने का कार्य ये करता है साथियों, इंसुलिन कार्य करता है। उसको हिंदी में कहते हैं मधुमेह रोग। मूत्र का पीला रंग होता है, मूत्र का पीला रंग होने का कारण क्या है? होने का कारण क्या है? कारण है मूत्र का पीला रंग होने का कारण क्या है? मूत्र का पीला रंग होने का कारण क्या? पीत है क्या? लसिका है क्या? कोलेस्ट्रॉल है क्या? यूरोक्रोम है क्या? साथियों अपन ने क्लास में भी करवाया था, अपन ने यूरोक्रोम है। साथियों मैंने इसकी पूरी की पूरी मैराथन क्लास डाल रखी है, मैराथन क्लास डाल रखी है साइंस की। मात्र और मात्र साथियों एक क्लास हुई थी जो लाइव थी अपने, एक क्लास 1 घंटे और 9 मिनट की थी, दूसरी क्लास 1 घंटे और 34 मिनट की है। इन 2 क्लासों में पूरी साइंस करवा रखी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो साथियों वो देख सकते हो, पूरी की पूरी साइंस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मात्र 2 क्लासों में पूरी साइंस हो रखी है। और उस क्लासों में से अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि सर सवाल आएंगे नहीं आएंगे, आप पुलिस वाला एग्जाम देखिएगा, ये क्लासेस तो पहले से डली हुई है, आप पुलिस वाले एग्जाम में उन क्लासों के सवाल देखिएगा साथियों, एज इट इज छप रहे यहाँ पर। अगला देखो, मानव रोग का। टाइफाइड कौन से किससे होता है साथियों? क्या टाइफाइड वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, जीवाणु से या कवक से? टाइफाइड कौन से वाहक की अगर मैं बात करूं साथियों, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। ये किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है। साल्मोनेला टाइफी क्या है? टाइफाइड यानी टाइफी। साथियों ये किससे होता है? आपके जीवाणु से, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। साल्मोनेला टाइफी से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है।
मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? मलेरिया का जो रोग है साथियों किसके काटने से फैलता है? ये मादा मच्छर के काटने से फैलता है, इतना सा याद रखना। डेंगू से तो नहीं होगा, प्यूलेक्स से नहीं होगा, नरवाड़े से नहीं होगा, तो किससे होगा? मादा एडिस अगेप्टी। मादा एडिस अगेप्टी नाम भी इसको बोला जाता है मेरे भाइयों। मिलान करना है आपको, इसका मिलान करना, फिर ऑप्शन रहेंगे 4 साथियों। सबसे पहला भी मैंने बात करी टाइफाइड की। सबसे पहले टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से हो जाएगा। फिर आपके आता है कौन सा? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किससे होता है साथियों? वायरस से होता है। अब जब दो मिल गए, दाद, खाज, खुजली किससे होते हैं साथियों? कवक से होते हैं। तो मलेरिया अपने आप किससे हो जाएगा? प्रोटोजोआ से। तो इसका मिलान करके आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर 4 ऑप्शन रहेंगे, ए में कौन सा मिल रहा है, बी में कौन सा मिल रहा है, इस प्रकार के मेरे भाइयों। जल आतंक रोग कौन सा है? वह रोग जिसमें व्यक्ति को जल से डर लगता है। वह रोग जिसमें व्यक्ति को क्या होता है साथियों? जल से डर लगता है। अभी आपने देखा होगा कबड्डी के एक नेशनल प्लेयर थे, उनका रेबीज वायरस की वजह से मौत हुई है साथियों। रेबीज वायरस जो होता है उसमें व्यक्ति को पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं साथियों? हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को जल से डर लगता है। वो जब पहले पता नहीं चलता, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद में पता चलता है कि कुत्ते ने काट लिया। किससे होता है साथियों? कुत्ते या बंदर की वजह से। कुत्ते या बंदर के काटने से या उनकी संक्रमित लार की वजह से होता है। तो ये रेबीज वायरस में क्या होता है साथियों? जलातंक रोग है। निम्नलिखित में से हरित गृह गैस है। हरित गृह गैस कौन सी है जो हमारे पर्यावरण को क्या कर रही है साथियों? नुकसान पहुंचा रही है। हरित गृह गैस, हरित गृह गैस इथेन नहीं पहुंचाती, ब्यूटेन नहीं पहुंचाती, कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाहनों के धुएं से निकलती है, ये हमारे पर्यावरण को क्या कर रही है साथियों? नुकसान पहुंचाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाद बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है साथियों? पढ़ लेना आराम से। नहीं पूछा है कि खाद बनाने में प्रयुक्त नहीं हो रहा, तो साथियों ध्यान देना, फलों के छिलके हैं, इससे आप खाद बना सकते हो। गोबर के अपशिष्ट है, इससे आप खाद बना सकते हो। सड़े गले खाद्य पदार्थ है, इससे आप खाद बना सकते हो। लेकिन तेल और पेंट से आप खाद नहीं बना सकते साथियों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरे भाइयों। अगला प्रश्न, अमाशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है? अमाशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा हो जाएगा मेरे भाइयों? अमाशय के द्वारा हार्मोन निकाला जाता है जिसको अपन कहते हैं जठर रस भी कहा जाता है साथियों। इसको HCl भी कहा जाता है। इसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहा जाता है। ऑक्जेलिक, मौलिक, ऑक्जेलिक टमाटर में हो जाएगा, मौलिक सेव में हो जाएगा, टार्ट्रिक इनमें हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक की बात करें साथियों, ये किसमें? आपके अमाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। ये आपके अमाशय जो है साथियों इस प्रकार से अमाशय है। अब अपन ने अगर खाने की मात्रा ज्यादा ले ली, खाने की मात्रा अगर अपन ने ज्यादा ले ली तो साथियों HCl की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। HCl की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। अब पेट में क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है, अपन के खट्टी डकार वगैरह आती है। तब अपन क्या लेते हैं साथियों? इससे बचने के लिए अपन क्या लेते हैं साथियों? इनो लेते हैं। इनो के अंदर क्या होता है? MgOH2 होता है साथियों, इसी को कहते हैं अपन क्षार। ये क्षार होता है। ये क्षार जैसे ही आपके HCl से क्रिया करेगा, ये क्या करेगा? इससे क्रिया करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के गुण क्या कर देंगे साथियों? खत्म कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे के गुण खत्म कर देंगे और पेट में जो खट्टी डकार वगैरह हो रही है उसको वो क्या कर देंगे साथियों? बंद कर देंगे। साथियों अपने प्रश्न थे 30 प्रश्न मैंने लिए हैं साथियों। उन 30 प्रश्नों के साथ साथ में बहुत सारे इधर उधर भी सवाल कराए। हर टॉपिक के 3 से 4 सवाल लिए। मात्र टॉपिक कितने मेरे भाइयों? आपके टॉपिक के साथियों अगर मैं बात करूं, टॉपिक गिनती के कितने हैं आपके? पहले यहां पर देखिएगा टॉपिकों की अगर मैं बात करूं, मानव रोग 1, प्रकाश का परावर्तन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टॉपिक है साथियों। 7 टॉपिक के मैंने किसी टॉपिक के 4 सवाल लिए तो किसी के 5 लिए हैं साथियों। किसी के 4 किसी के 5। टोटल प्रश्न अपन ने कितने अटेंड करे हैं साथियों? 30 प्रश्न अपन ने करे हैं। अगर क्लास पसंद आई है तो साथियों वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाइयों। इस क्लास में से 100% है कि आपके अलग अलग शिफ्टों के अंदर प्रश्न पढ़ने वाले हैं साथियों। इसी प्रकार के क्लास के लिए बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।